आज सुबह से बारिश हो रही थी। 10 बजते बजते बर्फ गिरना शुरू होगी। रेन कोट पहने चुपचाप खामोशी से बढ़ती रुई के गालों जैसी बर्फ से लुत्फानंदोज होता वो छोटे से बाजार से वापस आ रहा था। मान उसकी नज़र बाईं तरफ कदरे ऊंचाई पर एक गार के अंदर पड़ी वहीं शायद थी। तेजी से गिरती बर्फ से पनाह ली थी शायद। तेज तेज कदम बढ़ाता वो गार में आ गया। उसे अचानक वहां देखकर पहले तो उसकी आंखों में कंदीले सी जल उठी और फिर अखबार की जगह नाराजगी ने ले ली। गुड मॉर्निंग मैम, वो खुशगवार लहजे में बोला। हेलो, उसे जवाब देना ही पड़ा। तुम अकेली क्यों नहीं करती हो, किसी को साथ क्यों नहीं लेती? उसे उसका ऐसे मौसम में और फिर टूरिस्ट ना होने की वजह से बिल्कुल सुनसान रास्तों में घूमना फिरना सही नहीं लगा। वो खामोश रही। वो खुद भी काफी देर से पछता रही थी। तुम्हें पता है ये शेर का गार है, अचानक आ गया तो? वो सब नाराजगी भूल भाल की रंग सफेद पड़ गया। 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाई। गर्मियों में वो आती थी तो यहाँ शेर की मौजूदगी का तस्करा आम सुनती थी। उसे हंसी आ गई। ये तो हाल था, खामखा मुझ पर रोब डालती हो वरना। वो ऊपर से नीचे तक उसे देख रहा था। नजरों में शोखी थी, शरारत थी और बेशुमार कहानियां। वो पलके झपकने लगी। तुमने मेरी कल वाली बात पर कुछ सोचा? वो अपने मतलब पर आ गया। वो बाहर देखने लगी। जवाब कोई नहीं दिया। देखो मैं सीरियस हूँ, मुझे जवाब चाहिए। मैं क्या कहूँ? डू यू लव मी? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला और उसका रंग सुर्ख हो गया। चेहरा बावजूद सर्दी की शिद्दत से तपने लगा। मुझे नहीं मालूम। किस कदर जिद्दी थी, अपनी एक की हट पर कायम थी। हाथ बढ़ाकर उसने उसे बाजू के हल्के में लिया। उसका सर अपने पहलू से लगाया। उसकी बंद बंद आंखों में झांका। यू डू लव मी। उसने आहिस्ता से अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। मुंह से नहीं कहती, अलग बात है। खुजल सी होते हुए वो अलग जा खड़ी हुई। फिर जाने कहाँ से उसे अचानक उसका नादिया के साथ घूमना फिरना याद आया। अपना रोना कुड़ना और फिर ये स्टेशन ही छोड़ देना याद आया। अगर वो इतना ही उसके लिए सीरियस था तो इतना रुलाया क्यों था, तड़पाया क्यों था? नादिया के साथ पीछे रहकर कुछ कम रंग रलियां मनाई होंगी। आई हैव नेवर लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। झूठ क्यों बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आपको खामखा गलत फहमी हो रही है। वो मुस्कुरा दिया। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? तुमको मुझसे प्यार है? नहीं है, कहा ना आपको खुशफहमी है। उसके लहजे में तंज उभर आया। हाथ से थामते हुए वो उसे अपने करीब ले आया। आहिस्ता से सीने से लगा लिया। ठीक है, तुम मुझे लाइक नहीं करती मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत ज्यादा। उसके महकते बाल हाथ से संवारते हुए उसने धीरे से सरगोशी की। वही एक बार पहले वाली उसकी मखसूस मधुर मसहूर कुन महक थी। वही मदहोश कुन गरम गरम सांसें थी। वही जादुई कुर्ब था। बिल्कुल वही था सब कुछ जब वो उसे अपने आगे घोड़े पर बिठाकर स्पीड तक लाया था। वो मोम होने लगी, पिघलने लगी मगर जल्दी उसे होश आया। उसने उसके अनजान दिल को मोहब्बत के जज्बों से रोशनास कराकर बगैर किसी कसूर, बगैर किसी गलती के तोड़ फोड़ डाला था। नादिया से दोस्ती की पींगे बढ़ाकर उसके टूटे फूटे दिल को मजीद मसल मसल कर रेजा रेजा कर डाला था, इस तरह कि वो मुद्दतों उसके जर्रे चुनती रही थी, रेजे इकट्ठे करती रही थी। रह रहकर सिसक सिसक कर उसने उसकी नातवा जान पर नाकाबिले तलाफी जुल्म उठाए थे। वो अपना दर्द अपना कर भुला नहीं सकती थी। आप मुझे नहीं चाहते, सख्ती से कहते हुए वो अलग जा खड़ी हुई। वो दम बखुद सा रह गया। और आप आइंदा मुझे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उसका जहर में बुझा लहजा फैसला कुन था। वो सुन सा रह गया। वो तो समझा था वो उसे मनाएगा और वो मान जाएगी कि उसे यकीन था वो उससे प्यार करती थी, लेकिन इस कदर नाला थी वो उससे, इस कदर बेजार। उसके महमूम गुमान में भी नहीं था। उसके पुरकशिश चेहरे पर साय से लहराए स्याह नशीली आंखें करबनाक लगने लगी। सर घूम सा गया और फिर उसे मजीद मनाना उसे बेकार लगा। चंद पल वहीं खड़ा उसे तकता रहा। ओके, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू अगेन। उसका लहजा भारी हो रहा था और बड़े बड़े कदम उठाता वहां से चलाया। बर्फ अब भी पड़ी थी मगर शाही गार से निकल आई। परेशान सी सोचों में गलता स्वीट पर आ गई। लंच के बाद बिस्तर पर लेटी तो खांसी बेकल थी। दिल कड़ा करके उसने उससे सख्ती तो बरती थी मगर उस वक्त अपने रवैये पर नादिम सी भी थी। उसने उससे आइंदा ना मिलने का कहा था तो उसके पुरकशिश चेहरे पर साय से लहराए थे स्याह नशीली आंखें करबनाक लगने लगी थी। ओके, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू अगेन, उसने कहा था तो उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। कैसे उसने उसे इतना कुछ कह दिया था? अपनी मोहब्बत से, अपनी ज़िंदगी से ऐसा बर्ताव कैसे कर लिया था उसने? वो तो पल पल उसकी याद में जी रही थी। अरसे बाद उससे फारूक के जरिए गाड़ी में मिली थी तो उसे देखकर उसे लगा था वो जी उठी थी। उसके फ़ोन आने लगे थे तो वो अपने आप को सातवें आसमान पर पा रही थी। हर पल हर लम्हा उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। वो जर्मनी बिजनेस टूर पर गया था तो वो दिन उसने अंगारों पर लौट कर गुजारे थे। लगता था जी उठने के बाद दोबारा ख़त्म होगी थी। जर्मनी से वापसी पर उसने फ़ोन किया था तो जैसे नई जिंदगी मिली थी। सोचती थी वो ना मिला तो जी नहीं पाएगी, मर जाएगी फिर। आज किस दिल से उसने उसे आइंदा मिलने से मना किया था? वो शादी की पेशकश कर रहा था तो उसे मान लेना चाहिए था कि वो जानती थी वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। फिर ये इतनी सारी बेरुखी क्यों?
इतनी सारी अकड़ क्यों और इतनी सारी बेजारी क्यों? उसे मिलने से मना कर तो दिया था, मगर क्या वो उससे मिले बिना जी पाएगी? शाई, बेटे उठो, साबो ने गरम गरम शामी कबाब बनाया, ठंडे हो जाएंगे। फूफो उसके कमरे में आते हुए बोली। उसकी नजर घड़ी पर गई। शाम के 4 बज चुके थे, सूरज ढलने का था और उसे पता तक नहीं चला था। जी फूफो। वो बिस्तर में बैठ गई। यहीं मंगवा देना। अच्छा साबो, वो वहीं से पुकारी, यहीं ले आओ चाय। साबो ने वहीं उसके बिस्तर के आगे मेज पर चाय लगा ली। कबाब के साथ केचप भी था। दोनों मजे लेकर खाने लगी। पास वाली स्वीट में शहबाज खान आकर ठहरे हैं। तुम्हें पता है, फूफो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली कि इससे कबल वो अक्सर शाइक को फ़ोन करता था और चूंकि फूफो को वो दिल से उसके लिए पसंद था, इसलिए उसके किसी फ़ोन कॉल पर उन्होंने कभी बुरा मनाया ना शाई ने कोई बास पुरस की। जी नहीं तो वो साफ मुकर गई। उसके फ़ोन आते थे तो वो फूफो से आंखें चुराती फिरती थी। आज कैसे इकरार करती? उसे हैरत भी थी। फूफो ने कभी उसके फ़ोन पर कोई एतराज़ नहीं किया था, ना ही कभी पूछा कि वो क्या कहता है। अच्छा वैसे परसों रात वो भी आया है, साबो कहता था। बैरा बता रहा था शहबाज खान आए तो वो एक हफ्ते के इरादे से थे, मगर अचानक जाने क्या हुआ, कल सुबह सवेरे ही वापसी का प्रोग्राम बना लिया। शाही का दिल धक से रह गया। जरूर उसी के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्त होकर प्रोग्राम बदला था। वो चला जाएगा और यकीनन उसे दोबारा नहीं मिलेगा, वो अपनी बात का पक्का लगता था। फिर क्या करेगी वो तो जिंदा थी कि उसका फोन आने लगा था, उसकी आवाज सुनने को मिलती थी। ये सब बंद हो गया तो वो कैसे जिएगी? पुप्पो ने बातों का रुख बदल दिया था, मगर वो उसी उधेड़बन में थी। अब क्या होगा, क्या करेगी वो? एक बार फिर क्या उसके बिना रह सकेगी? फिर इतनी अकड़ क्यों दिखाती थी? खफा भी तो थी उससे, उसने उसका दिल भी तो तोड़ा था। पर मदावा भी तो कर रहा था, तलाफी भी तो कर रहा था, माफी भी तो मांग ली थी। जो जो वक्त गुजरता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आसमान बिल्कुल साफ था। बड़ा चांद अपनी धोतिया चांदनी से पूरी वादी पर उजाला फैला रहा था। यहाँ वहाँ ऊपर तले जमी बर्फ की तहें उजागर हो रही थी। अजीब सहरज़दा माहौल था और उस शहर में जकड़ा शहबाज खान अपने स्वीट के पिछवाड़े दरख्त से टेक लगाए जाने कब से खड़ा था। दफतन वो आहट पर चौंका। सामने देखा शाई थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी थी। पास आ गई, रुक गई। क्या बात है? वो धीरे से बोला। आप नहीं जाएंगे? वो उससे लिपट गई। फिर इतना रोई कि हिचकी बन गई। शहबाज खान ने उसे बाजों के घेरे में ले लिया। बार बार उसके बालों पर, माथे पर प्यार किए जा रहा था। उसके आंसू पोंछ रहा था, चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसूद। वो तो जैसे आज इस सारी कसर निकालने पर तुली हुई थी। उसके आंसू शहबाज खान के नाइट सूट में से होते उसके सीने को भिगो रहे थे। वो बकपे बकपे से हिचकियां ले रही थी। बस प्लीज चुप हो जाओ। उसने उसके माथे पर घिराए बालों की लिट हटाई, प्यार किया। आप नहीं जाएंगे? वो हिचकियों के दरमियान बोली। अच्छा नहीं जाऊंगा। क्यों जाने का प्रोग्राम बनाया था? वो भीगे गाल पूछने लगी। गलती हो गई। वो मुस्कुरा दिया। फिर ऐसा नहीं करेंगे? वो हिचकी लेते हुए बोली। नहीं करूंगा। अब छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगी। उसने दोबारा उसके सीने में सर छुपा लिया। तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? उसने उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। चांद नीले गगन पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। हर सू पुरसकून चांदनी फैल रही थी, सर्दी मुंजमिद कर देने वाली थी। वो उसे बाजू के हल्के में लिए लिए करीब पड़ी कुर्सी की तरफ ले आया। वो कुर्सी पर बैठ गया। शाही कुर्सी के बाजू पर बैठ के उसने हाथ बढ़ाते हुए उसका सर अपने सीने से लगा लिया। फिर मुझसे दूर जाने का कहा ना तो मेरे बाप की भी तौबा। उसने कान को हाथ लगाया। फिर वो अचानक संजीदा हो गया। तुम्हें पता है मेरा कोई बाप नहीं। वो बेतरह उदास हो गया था। दुख उसकी आंखों से झांक रहा था। दर्द आवाज तक में उतर आया था। वो खामोशी से उसे तकने लगी। हाँ, उसका लबो लहजा तल्ख होने लगा। आई एम एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। उसे मालूम था यही हिल स्टेशन पर उसने यही बात नादिया को बताते सुना था। तब भी वो कितना दुखी हो रहा था। इस वक्त फिर कर्ब में मुब्तला नजर आ रहा था और आज एक बार फिर उसका दुख, उसका कर्ब उसके मन में उतरने लगा। तमाम दर्द दिल में समोने लगी तो पैमाने छलक उठे। मैं कुछ जानना नहीं चाहती। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने होंठों से लगा लिया। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ और बस, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। आप कौन है, क्या है, ये मैं जानना नहीं चाहती। उसके आंसू उसका हाथ भिगो रहे थे। तुम क्यों रोने लगी? उसकी आवाज़ में गहरी गंभीरता थी। आप क्यों उदास हैं? उसका हाथ अपने गाल से लगाते हुए वो मजीद रो दी। उसने गहरी सांस ली। दुख था जिसमें, उदासी थी जिसमें। मेरी तो किस्मत में ये सब लिखा है। प्लीज़ ऐसा मत कहें। अपने दुख, अपनी परेशानियां मुझे दे दें। आप हंसते नहीं, खुश नहीं। वो हिचकियां लेने लगी। उसका दुख लामतना ही था, वो सह नहीं पाई। शहबाज खान चौंका। अपनी बातों से उसने शाही को परेशान कर दिया था। तुम्हें पता है मैंने पिछली बार तुमसे क्यों ऐसा रवैया रखा था? उसके भीगे गाल उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए वो उससे रवा रखे गए अपने साबका रवैये का जिक्र करने लगा। क्यों रखा था? आंसू के दरमियान वो बेताबी से उसे देखने लगी।
کہ ये सवाल बारहा उसके ज़हन में उठा था। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैंने तुम्हें कुछ अर्सा पहले अमेरिका में मिस्टर नज़ीर अहमद के यहाँ डिनर पर देखा था। तुम मुझे अच्छी लगी। मैंने अपनी नानों को फ़ोन पर बताया। उन्होंने हमारी एक मामा हैं, उन्हें तुम्हारे यहाँ भेज दिया कि अगर तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी हो तो नानू तुम्हारा रिश्ता लेकर जाए। तब तक मैं भी वापस आ चुका था। उसने उसे सारी बात बता दी कि किस तरह मामा गईं, उसके वालिद ने क्या कहा और नादिया ने मामा से क्या कहा, जिसे मामा शाही समझकर वापस लौटी, और किस तरह वो अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर ना सिर्फ पहली बार अपनी पैदाइश के हकाइक जान सका बल्कि मरते मरते बचा। शाही हैरत से उसे तक रही थी। उसे मालूम था नादिया उससे जेलस थी, मगर इतनी नीच बात भी कर सकती थी उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अचानक उसे याद आया, कौन है वैसे? यहीं गर्मियों में नादिया जब उसे मिलने आई थी तो उसने शहबाज खान को नीचे रेस्टोरेंट से ऊपर स्वीट की तरफ आते देखने के बाद उससे पूछा था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, शहबाज खान नाम है, उसने कहा था। ओह, वो कुछ चौंक सी गई थी, फिर जल्द ही संभल गई। कभी मिलवाओ ना। तो वो पहले से जानती थी उसे और कुछ सोचकर ही उसके यहाँ क्याम किया था। उसी शाम नीचे पार्क के आगे उसे मिली थी, फिर सरशार थी, मशहूर थी, नशा सतारी था उस पर। वो सारा वक्त उसी की बातें करती रही थी, टीवी के आगे भी, डिनर पर भी, रात गए तक भी। एक बात तब भी शाही ने महसूस की थी, नादिया उसका जिक्र फातिहाना अंदाज में कर रही थी, जैसे कह रही थी तुम जिससे बात तक ना कर सकी मैंने उसे मतवज्जे भी कर लिया है। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। अगले ही दिन शहबाज खान के मुलाजमों से उसके नीचे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाने के मुतल्लिक सुनते ही वो उसके पास आकर बोली थी। विश मी गुड लक, उसने मजीद कहा, और वो धक से रह गई थी। वो पगडंडी पर नीचे चल दी थी। शाही को अपनी तरफ देखते पाकर हाथ हिलाया था। उस वक्त फिर शाही को महसूस हुआ था वो उसे फातिहाना अंदाज में देख रही थी। तब शाही ने सोचा था उससे मिलना, उससे बातें करना, उसका कुर्ब हासिल करना एक दुनिया को फतह करने के मुतरादिफ ही तो था। पर अब समझी वो शहबाज खान को फतह करके शाही को जेर करना चाहती थी। ये भी उसकी मर्जी, उसका ज़ाती मामला था। ठीक था जो भी करी थी, मगर इतनी गिरी हुई बात करेगी उसे यकीन नहीं आ रहा था। उस बात की वजह से शहबाज खान पर क्या गुजरी थी। वो अपने आप को मुजरिम समझने लगी और रो भी दी। प्लीज़ शहबाज, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से आपने इतने दुख उठाए हैं। वो होले से मुस्कुरा दी। अफसुर्दगी कम होने के बावजूद मौजूद थी। तुम क्यों परेशान होती हो? वो बात तुमने तो नहीं की थी, फिर भी हुई तो मेरी ही वजह से। बस भूल जाओ, आओ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसने उसके आंसू पोंछे, मुस्कुराया। मुझसे शादी करोगी ना? ये अच्छी बात है। उसे हंसी आ गई। इससे बढ़कर अच्छी और क्या बात होगी? करोगी ना? आप पापा से बात करें, वो शर्माते शर्माते बोली। आंसू के दरमियान उसकी भीगी भीगी शर्मीली शर्मीली मुस्कुराहट उसे बेखुद कर गई। धूप छाँव का ये इम्तिजाज बहुत हसीन था। उसने बारी बारी उसकी मतूरम आंखें चूम ली। यहाँ से जाते ही बात करूंगा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा रहता हूँ। वो चुप थी, अब भी लुजाई लुजाई सी। तो मुझ पर रोक क्यों डालती थी? बात नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। उसे यकदम ख्याल आया, आप क्यों मुझे इतना रुलाते थे? अच्छा बताओ, तुम यहाँ से अचानक वापस क्यों चली गई थी? मैं आपको नादिया के साथ और घूमते फिरते नहीं देख सकती थी। चंद लम्हे वो खामोशी से उसे तकता रहा। शाही की सुर्ख होती पर्पलिश हसीन आंखें उस पर जमी थी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? वो अचानक बोला। आप इतने हैंडसम क्यों हैं? और एक बार फिर शहबाज खान के ज़हन में सवाल उठा, उसकी शक्ल किस पर गई थी? उस मर्द पर जिसने उस गुनाह का बीज बोया था, या उस औरत पर जिसने उस गुनाह को जन्म दिया था? ये अज़ियतनाक सवाल बारहा उसके ज़हन में उभरा था, मगर उसने कभी नानों से पूछने की हिम्मत नहीं की। वो उस खौफनाक सवाल का हौसला अपने में नहीं पाता था। कितनी बेबसी थी एक मासूम इंसान की कि वो अपनी शक्ल जानने के बारे में अपना मुंह नहीं खोल सकता था। उसे अपने आप पर तरस आने लगा। शाही जी, वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी स्याह दिलनशी आंखों में वहशत सी छा गई थी। एक वादा करो, हमारी गुफ्तगू में मेरी तखलीक के मुत्तल्लिक कभी कोई जिक्र नहीं आएगा। उसका लहजा शिकस्त खोरदा था। ओह, किस कदर टूटा हुआ था ये इंसान अंदर से। प्रॉमिस, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मान शहबाज खान की निगाह नूर की किरणें बिखेरते चांद पर पड़ी। वो तेजी से आगे आगे रवा दवा था। शाही, तुम अपनी स्वीट पर जाओ, तुम्हें ज्यादा देर यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। तुम लोग वापस कब जा रहे हो? शहबाज खान उठते हुए बोला। परसों। ठीक है, मैं भी परसों चला जाऊंगा। और कल मिलोगी ना? हाँ। उसकी नजरें झुक गई। कहाँ मिलोगी? क्या पता। उसे अच्छा लगा, मुस्कुरा दिया। उसे कोई तजर्बा नहीं था, वही उसका पहला प्यार था। नीचे रेस्टोरेंट में आना, 11 बजे मैं कॉफ़ी पीने जाऊंगा। अच्छा, उसने सर इस्पात में हिला दिया। आओ तुम्हें वहां तक छोड़ूं। उसे कंधे से थामते हुए वो ले जाने लगा। उसका स्वीट सामने आ गया। गुड नाइट। उसने उसे किस दिया। गुड नाइट। वो आगे बढ़ गई। अगले दिन वो रेस्टोरेंट में अपनी मखसूस कोने वाली टेबल पर बैठा उसे अपना मुंतजिर नजर आया। ओवरकोट और लॉन्ग शूज़ में वो बहुत शानदार लग रहा था। उसकी मखसूस मध्यम परफ्यूम
माहौल को ख्वाबावर बना रही थी। उसका दबदबा आसपास की फिजा को मरूब बना रहा था और उसका हाकमाना अंदाज जैसे पूरे इलाके को महकूम बना रहा था। पल भर को वो भी मशहूर हुई, मगर अगले ही लम्हे उसकी अपनायत भरी बातों में सब भूल भाल गई। वो चॉकलेट खा रही थी और शहबाज खान स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के गरम गरम घूंट हलक से उतार रहा था। अब तो फ़ोन पर बात करोगी ना? हाँ, उसने सर इस बात में हिलाया। अच्छा, अब के पहले तुम कॉल करोगी? ठीक है, कल रात 10 बजे के बाद। कल वो दोनों ही अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। सुबह ही सुबह शाम तक पहुंच जाना था उन्होंने। वो हमेशा उसे रात 10 बजे के बाद फ़ोन किया करता था, फ्री होता था शायद उस वक्त। ठीक है, उसने फिर कहा। उसने उसे बगौर देखा, मुस्कुराया दिलावेसी से। आज ज़रा ज़्यादा फर्माबरदार नहीं हो? वो जुज़बुज़ सी हुई। मारूंगी मैं? अच्छा, ये भी होगा? उसके चेहरे पर लाली बिखर गई। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। कहाँ? उसने खाली मग में मेज़ पर रखा अपने स्वीट। नहीं, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं। उठते हुए उसने उसका भी हाथ थाम लिया। दोनों बाहर आ गए। उस वक्त फिर बदलियां मंडला रही थी। कदावर दरख्त पर कलबादा ओढ़े थे और वादी में जिंदगी नापैद लग रही थी। चलो इस तरफ चलते हैं, उसने दूर दाएं तरफ इशारा किया। वो बेचू चना 7 ओली नीचे सड़क पर उतरने के बाद वो दाएं तरफ ओलिए कुछ आगे चलकर दोबारा ऊपर चढ़ने लगे। वो उसका हाथ थामे था, जगह जगह ऊंच नीच में उसे सहारा देता जा रहा था। वो ऊंचाई पर आके सस्ताने को कतरे रुक के खूबसूरत फर के कोट में वो किसी रशीन जार की बेटी लग रही थी। इतनी खूबसूरत क्यों हो? हाँ, वो उसकी कास्नी माइल हसीन आंखों में बगौर देखते हुए बोला। उसने भी कुछ कहने को लबा किए कि वो भी तो ग्रीक देवताओं को मात देता था, मगर दूसरे ही लम्हे उसे याद आया उसने अपनी तख्लीक से मुतल्लिक कोई भी बात करने से उसे मना कर दिया था। बताओ ना। क्या बताऊं? एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों को छू गई। उसकी शर्मीली मुस्कुराहट और भी हसीन थी। वो बेबस था, उसे तकता रहा। कुदरत ने तुम्हें खास फुर्सत में बनाया है। वो उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। चलें उस तरफ चलते हैं। सुर्ख होते हुए उसने बाएं तरफ इशारा किया। नहीं, उस तरफ तो होटल है, इस तरफ चलते हैं। फिर से उसका हाथ थामे हुए वो मुखालिफ सिमत तो लिया। फिर जैसे कुछ याद आया। यहाँ आगे एक कोठी है, मुझे बहुत पसंद है। पिछली बार आया था तो देखी थी। मेरा ख्याल था अगर किसी ने उसे बेचना हुआ तो मैं खरीद लूंगा, मगर उसके ऑनर का ही पता नहीं चल रहा। वो आगे बढ़ने लगे। नीचे चिल्ड्रन पार्क नजर आने लगा था। उन्होंने एक शॉर्टकट लिया और मुकर्ररा जगह पर आगे 16, 17, उसका नंबर 18 था, मुझे याद है। और चलते चलते वो दोनों कोठी के सामने आ गई। वाकई आलीशान थी, पुरानी और स्याह पत्थरों की बनी हुई थी। बेलें और खोरदार झाड़ियां उसे लपेट में लिए थीं। बेशुमार कदावर दरख्तों में घिरी थी। साफ पता चलता था मुद्दतों से झांका नहीं था। खस्ता हालत में थी, इसके बावजूद शान शौकत अपनी जगह थी। वो चारों तरफ से घूम फिर कर उसे दिखाने लगा। कोठी ऐसी जगह ऊंचाई पर वाक़ थी कि हर सू कुदरती मनासिर की भरमार थी। बड़ा कमांडिंग व्यू था, जैसे ख्वाबों के देश का कोई मस्कन हो। ये जब भी बिकेगी मैं लूंगा। हम दोनों गर्मियों में यही रहा करेंगे, ठीक है ना? उसने फिर उसे बगौर देखा और वो फिर नजरें चुराने लगी। यहीं से वो वापस पलटने लगा। आखिर तो उसने अपनी फुप्पो का भी सामना करना था, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए थी। वापसी पर उसने आज एक बार फिर 16 नंबर के चौकीदार से बात की। शाही इधर उधर के शहर से लुत्फानंदोज होती रही और वो चौकीदार से 18 नंबर के बारे में बात करता रहा। आओ चले, वो मायूस सा बोला। कुछ पता चला? नो, कोठी के मालिक का अब भी कोई पता नहीं। ऊंची नीची ढलाने तय करते, बर्फ की फिसलन से बचते बचाते वो ऊपर ही ऊपर से होटल के अहाते में दाखिल हो गए। पहले शहबाज खान का स्वीट आता था। तुम्हें स्वीट तक छोड़ो, वो अपने स्वीट के पिछवाड़े रुकते हुए बोला। नहीं, फूफो देख लेंगी। कब तक फूफो से छुपाओगी? वो शरारत से बोला। जब तक छुप सकता है। मैंने जाकर बता दिया तो? वो बहुत बोल्ड था, जैसे आराम से बराह रास्त फोन पर फूफो से कहता था शाही से बात करूंगा, उसी तरह ये बात भी बता सकता था। उसने कुछ भी बईद नहीं था। आप ऐसा नहीं करेंगे? वो घबरा कर बोली। तुम्हारा नहीं बताऊंगा, अपना बताऊंगा। उसे तंग करने में मजा आ रहा था। नहीं, वो सफेद पड़ने लगी। अच्छा नहीं, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाती हो? उसे उस पर तरस आ गया। शाही ने निजात की सांस ली। अच्छा मैं चलती हूँ, सी यू, वो बोला और उसे जाते देखता रहा। रात के 11 बज रहे थे। आज फिर उसकी निगाहें अपने बेडरूम की बालकनी में से होती करीबी पहाड़ी पर बनी फॉरेस्ट वालों के चौकीदार की मलगजी पर इसरार सी रोशनी वाली कोठरी पर टिकी थी। वो उस वक्त बेहद खुश था। शाम को शाही के पापा से मिलकर आ रहा था। उसने आज सुबह ही उनसे शाम 7 बजे का वक्त लिया था, सिर्फ आधे घंटे के लिए। मैं आपके पास शाही के बारे में कहने हाजिर हुआ था। वो जल्दी अपने मतलब पर आ गया। हाँ, मुझे भी कुछ अंदाजा था। सलाउद्दीन साहब बोले कि कुछ ही अर्सा कबल उसके घर से जो मामा आई थी वो भी यही कहती थी। अमेरिका में उसने शाही को देखा था और पसंद कर लिया था, और आज दोपहर को जब वो
हॉस्पिटल से घर आए, फूफो से उसके टेलीफोन का जिक्र किया, बताया कि वो शाम 7 बजे आ रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल एक नया इंकशाफ किया। शाही भी शहबाज खान को चाहती है। तब से अब तक वो दम बखुद थे, मगर उसके लिए प्रपोजल देने से पहले मैं आपको अपने मुतल्लिक कुछ बताना चाहूँगा। मैं पैरों सोच सोच कर दिल ही दिल में बारहा दोहराता जिस बात के लिए वो तैयार होकर आया था, उस वक्त फिर अपने में कहने का हौसला नहीं पा सका। दिल जोर से धड़का और अपने आगे रखे पानी के गिलास के लिए हाथ बढ़ाया तो मजबूत हाथ कांप उठा। 2 घूंट लेकर गिलास वापस रखने लगा तो यूं महसूस हुआ वो मीलों भाग कर आया था। हकीकत कितनी भयानक थी, कितनी होलनाक थी। एतराफ़ हकीकत एतराफ़ कत्ल से कई मुश्किल था। एतराफ़ कत्ल एक पल की मौत और ये एतराफ़ पल पल की मौत थी, वो भी बेइज्जती की, लानत मलामत की। उसकी ज़िंदगी और मौत मुजस्सम गाली थी। उसने अर्क-आलूद पेशानी उंगलियों से पूछी, मैं जो हकीकत है आपको बताऊंगा, किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता आपको। मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। जाने कैसे उसने ये बात मुकम्मल की थी। उसकी आवाज़ शकिस्त खोरदा थी, नज़रें मलामत ज़दा। सलाहुद्दीन साहब को उस पर तरस आ गया। कितनी अज़ियतों से गुजर कर उसने बात मुकम्मल की थी, जबकि वो पहले से ही उसके बारे में जानते थे ये सब। जब ही तो रिश्ता देने से माजरत कर ली थी। माजरत इसलिए नहीं की थी कि वो एक नाजायज़ औलाद था, इसमें उसका कसूर नहीं था। कसूर उस मर्द औरत का था जिन्होंने उसे जन्म दिया था। नाजायज़ वो नहीं था, नाजायज़ उसे जन्म देने वाले थे। उन्होंने अगर माजरत की थी तो सिर्फ इसलिए कि कल को उसके साथ साथ उनकी बेटी और उसकी औलाद को भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये ताना सुनने को मिलना था। शाही बेहद हसास थी, ताना शायद सह ना पाती। फिर शहबाज खान की शादी तो कहीं भी हो सकती थी। खामखा शाही को तरद्दुद में डालना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था। पर दोपहर फूफो से पता चला कि शाही भी उसे चाहती थी तो वो दम बखुद रह गए थे। तमाम दोपहर सोचा। उन्हें शाही से इस कदर मोहब्बत थी कि आज तक उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। फिर ये तो उसकी चाहत का सवाल था, उसकी अहम तरीन ख्वाहिश थी। वो शशो पंज में मुब्तला थे। क्या शाही उसके बारे में जानती थी? ख्याल आते ही उन्होंने शाही को बुलवा लिया। बेटा, शहबाज खान के बारे में तुम कुछ जानती भी हो? वो बराह रास्त बोले। जी पापा। सर झुकाए धीरे से बोली, ये भी कि उसका बाप, मेरा मतलब है जी पापा, मुझे मालूम है। ओह, वो फिर सोच में पड़ गए। इसके बावजूद तुम उसके हक में हो? जी पापा, वो फिर बोली बहुत हिम्मत करके। उसके मासूम दिल को खौफ था कि वो झिझक जाती तो खो देती उसे, वो जो उसकी जिंदगी था। सोचते सोचते ही उन्होंने गहरी सांस ली। बेटे, कल को तुम्हें या शहबाज खान को किसी किस्म का ताना वगैरह दे तो बर्दाश्त कर लोगी? यही ताना तो वो उसके साथ शेयर करना चाहती थी। अकेले सहते सहते वो तो थक गया था, दोनों मिलकर सहने लगते तो बहुत जरूर कम हो जाता। किसी का दुख बांट लेना भी खुदा की इबादत है पापा। और सलाहुद्दीन साहब उसे देखते रह गए। छोटी सी शाही कितनी बड़ी बात कह की थी और वो इतने बड़े होकर भी छोटी छोटी बातों को अहमियत दे रहे थे। उन्हें नदामत सी हुई। एक जीते जागते इंसान को सिर्फ इसलिए ठुकरा देना कि वो एक नाजायज औलाद था, इंसाफ था क्या? बुरे तो उसके माँ बाप थे, उसने कोई बुराई नहीं की थी। अपने माँ बाप की कहानी तो नहीं दोहराई थी, बेइज्जत तो नहीं किया था। शाही को प्रपोज करने आ रहा था, उसे इज्जत देने आ रहा था उसे। बेटा, अगर तुम समझते हो कि शायद तुम्हें कोई खुशी दे सकती है तो मैं तुमसे ये खुशी छीनूंगा नहीं। शहबाज खान ने उनकी तरफ देखा। मलामत ज़दा नज़रों में एतमाद बहाल होने लगा, मुजरिमाना अंदाज मादूम होने लगा। मुझे यकीन है शाही को पा लेने के बाद मेरी ज़िंदगी का अंदाज बदल जाएगा, मैं जीना सीख लूँगा। उसकी आवाज़ की शिकस्त फतह में तब्दील हो रही थी। तभी साबो ट्रॉली में चाय लेकर आ गया। साबो, आपा को भेजो, सलाउद्दीन साहब बोले। जी साहब। ट्रॉली उनके आगे लगाकर साबो वापस चला गया। लम्हों में ही फूफो अंदर आ गई। आपा, शहबाज खान का मुंह मीठा कीजिए, शाही अब इसकी अमानत है। फूफो मारी खुशी के कुछ समझ नहीं पा रही थी, भागी भागी अंदर गई। मिठाई नहीं मिली तो शाही से तरह तरह के ढेर सारे चॉकलेट्स का खूबसूरत डब्बा उठा लाई। ले बेटा, मुंह मीठा करें। फूफो ने डब्बा उसके आगे कर दिया। यूं नहीं आपा, मुंह में दीजिए, हमें अपनी सास ने मुंह में मिठाई दी थी। शाही की मम्मी हम में मौजूद नहीं है, आप ही सब कुछ हैं अब। खुशी के इसी मौके पर अपनी चहेती बीवी की याद ने सलाउद्दीन साहब को उदास कर दिया और फूफो ने बिस्मिल्लाह कहकर एक चॉकलेट शहबाज खान के मुंह में दे दिया। शाही का कहीं पता नहीं था। फूफो और सलाउद्दीन साहब उसे छोड़ने गाड़ी तक आए। बैठते बैठते उसकी नज़र ऊपर बालकनी पर पड़ी। वहीं खड़ी शाही उसे छुप कर देख रही थी। नजरें मिलते ही पर्दे के पीछे छुप गई। दिल आवेज मुस्कुराहट होंठों पर लिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए रवाना हुआ। रात से मुसलसल बारिश हो रही थी। यकबस्ता हवाएं गजब ढा रही थी। सर्दी आज़ाद शल्क किए दे रही थी। मौसम की शिद्दत से बेनियाज वो अपने आरामदेह कोजी ऑफिस में बैठा एक वकील से ज़रूरी बातचीत में मसरूफ़ था। चंद कागजात थे, चंद दस्तावेजात जिनकी नोयत वो वकील उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और वो खुद उन्हें समझने की तगदो में था। मान पून की घंटी बज उठी। उसकी ऐन तवक्को के मुताबिक शाही थी। हाँ बोलो।
ऑफिस में कोई है क्या? वो अजनबियों की तरह बोलता था तो वो समझ जाती थी ज़रूर ऑफिस में कोई और था। हाँ। अच्छा, बाद में रिंग कीजिएगा। मुश्किल है। क्यों? उसे हैरत सी हुई, ऐसा उसने पहले कभी नहीं कहा था। ज़रूरी काम है। काम क्या मुझसे ज़रूरी है? उसे गुस्सा आ गया। हाँ शायद। और शाही ने आगे से फ़ोन ही बंद कर दिया। वो फिर से वकील से बातों में मसरूफ़ हो गया। 2 ही घंटे बाद वो उसी वकील के हमराह महवे परवास था। उसके दिलो दिमाग में हलचल बरपा थी। वो कागजात दो दस्तावेजात उसके सीट के पास रखे ब्रीफ केस में महफूज थे। वो वाज़ेह सबूत थे उस औरत और मर्द के जायज़ निकाह के, जिन्हें अपना माँ बाप तसव्वुर करने से भी उसे कराहत आती थी, जिनके बारे में ख्याल आता था तो खून खोल उठता था उसका, जिन्हें तसव्वुर ही तसव्वुर में वो कितनी बार गोलियों से भून चुका था। उसका सर घूम रहा था, सोचने समझने की कुव्वत मफकूद हो रही थी। निकाह नामे के मुताबिक करीबन 29 साल कबल उसकी माँ का उसके बाप के साथ निकाह हुआ था। गवाहों के दस्तखत मौजूद थे। जली हरूफ में अब्दुल जलील और सैयद हाशिम अली नुमायां लिखे थे। उसके बाप अमजद अली और माँ नगमाना के भी अपनी अपनी हैंड राइटिंग में साइन हुए थे। तब अमजद अली की उम्र 25 और नगमाना 19 साल की थी। हर चीज़ साफ लिखी हुई थी। इलाके के रजिस्ट्रार के दस्तखत भी मौजूद थे। किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। हक महर में नगमाना के एक कोठी के अलावा कुछ अराजी भी थे। कोठी का नंबर 18 और इलाका उसी हिल स्टेशन का था जिससे चंद ही रोज कबल वो लौटा था। उसका बार बार उस कोठी के पास जाना एक मकनातीसी कशिश के तहत, क्या यही वजह थी उसकी? बाकी कागजात उसके बाप की जायदाद के थे। एक उनका छोटा सा गांव था, एक आबाई हवेली वो इकलौते थे। वालिदैन कुछ अरसा कबल चल बसे थे। नगमाना से निकाह कर लेने के दूसरे ही दिन अमजद अली अपनी जॉब पर हाजिरी के लिए बस के जरिए जाने वाले थे, मगर वो जो बावजह इरादा बदल दिया और ट्रेन से चल पड़े। ट्रेन बीच सफ़र में हादसे का शिकार होगी। जाने किस तरह उन्हें होश आया तो वो दुश्मन के इलाके में पा गए। बिना पूछगिछ ही उन्हें और 2 और मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने और जासूसी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया गया। कोई परेशान हाल नहीं था। बीवी को अलविदा कही थी तो वो यही समझी थी कि वो बस से रवाना हुए हैं, और यकीनन बाद में कोई खैर खबर ना पाकर रो धोकर चुप कर गई होगी कि उन्होंने उनसे बेवफाई कर ली। वालिदैन तो सिरे से खबर ही नहीं थी कि उन्होंने नगमाना से निकाह किया। उनका ख्याल था जॉब पर पहुंचकर अगले वीकेंड पर गांव जाकर उन्हें बताएंगे और उन्हें रजामंद करने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से एक अरसे तक कोई खबर न पाकर उन्होंने भी उन्हें जिंदा या मुर्दा गुम पाकर दिलों को समझाने की कोशिश की होगी। वो साल हा साल जेल में गलते सड़ते रहे कि अचानक अपनी हुकूमत की तरफ से उनकी रहाई की कोशिशें शुरू हुई। आखिरकार उन्हें रहाई नसीब हुई, मगर ऐसी कि उस वक्त वो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। शहबाज खान के पास वकील बमाए ज़रूरी दस्तावेजात के उन्होंने ही भेजा था। लड़खड़ाते से कदमों, धड़कते दिल और माऊफ से जहन के साथ वो वकील की हमराही में उनके कमरे में दाखिल हुआ। सामने कुछ फासले पर बिस्तर पर उसके नहीफ़ो निसार वाले दराज थे। नजरें दरवाजे पर लगी थी, शायद उसी के मुंतजिर थे। उस वक्त जहन में सैकड़ों बार उठे सवाल का उसे जवाब मिल गया। उसकी शक्ल अपने बाप पर गई थी और आज पहली बार उसे फख्र का एहसास हुआ। उनके सरहाने खड़ा एक उधेड़ उम्र आदमी आगे बढ़ा, उसे गले लगाया, माथे पर बोसा दिया। मैं अब्दुल जलील हूँ बेटा, तुम्हारे वालिद का दोस्त। साथ ही उनकी आवाज़ भरागी, आओ तुम्हारे वालिद को बस तुम्हारा ही इंतजार था। शुक्र है ज़्यादा देर नहीं हुई। वो गुमसुम सा उनके साथ हो लिया। यहाँ बैठो बेटा अपने बाप के साथ। जब से उसे पता चला है तुम भी इस दुनिया में मौजूद हो, बेताब हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। वो अपने आंसू जब्त न कर सके। वो बिस्तर पर उनके पहलू में बैठ गया। नजरें उनके कमजोर चेहरे का तवाफ करने लगी। जालिमों ने कैसा जुल्म उठाया था। 2 दिन की ब्याहता बीवी से, माँ बाप से अलग रखकर कैसे सितम रवा की रखे थे। उनकी बीवी पर क्या गुजरी होगी, कैसे कैसे दुख उठाए होंगे उन्होंने। उसको जन्म देकर उन्होंने तो जिंदगी की तलखियों से मुंह मोड़ लिया था, पर उस इंसान ने क्या कसूर किया था? उसे किस नाकर्दा गुनाह की सजा मिली थी? बेकसी, बेबसी और अपनों से जुदाई के गम में साल हा साल कैसे काटे होंगे। उसे देखकर उनकी मानित पड़ती आंखों में पल भर को जिंदगी की रमक रोशन हुई, फिर आंसू उमड़ आए। खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। लरसता कांपता हाथ उसके चेहरे के जाने पड़ने लगा। बाबा, बेख्तियार वो उनका कांपता हाथ अपनी आंखों से लगाकर चूमने लगा। फिर वो चौंका, उनका हाथ उसकी ग्रिप से निकलने लगा था। बेजान पड़ गया था। उनकी रूह कब्ज अंसरी से परवास कर गई थी। बाबा, उनके सीने पर सर रखकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। अपने बाबा की मैयत लेकर वो अपने आबाई गांव पहुंचा तो दिल धरने की जगह नहीं थी। मर्दाने में बेशुमार अजनबी चेहरों के दरमियान उसे अपने दोस्तों एहबाब नजर आए। अपना स्टाफ सलाउद्दीन साहब फारूक नजर आए। अंदर गया तो बीसियों ना आशना रिश्तेदार औरतों में एक तरफ फुफ्फो और सामने नानो रोती बिलकती नजर आई।
नानों से लिपट कर वो बहुत रोया। कुदरत ने कितनी कंजूसी से उन दोनों को अमजद अली की सूरत दिखाई थी, मगर फौरन ही उसे अपनी नाशुक्री का एहसास हुआ। कुदरत तो बेहद मेहरबान थी, बहुत शफीक। उसके हॉस्पिटल पहुंचने की उसकी मुंतजिर रही। बाप बेटे को एक दूसरे की सूरतें देखने की मोहलत दी। वो उन्हें बाबा कहकर पुकार सका, क्या ये कम था? वो अपने बाप के जनाजे को कंधा दिए था, इसके बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान था। उसका सर फख्र से बुलंद था कि वो उसका बाप था। सलाउद्दीन बेटा, शाही के लिए मैं तुम्हारे बहुत मशकूर हूँ। वो मेरे शाहजहां की पसंद है। बस अब तो दिन गिन रही हूँ कि कब उसे अपने घर लेकर जाऊंगी। अमजद अली को गुजरे 40 दिन पूरे हो चुके थे। नानू पहली बार सलाउद्दीन साहब के यहाँ आई थी, बहुत खुश थी। शहबाज खान भी साथ था। अभी चंद मिनट पहले ही वो शाही के कमरे में उसे ये बड़ी हीरे की अंगूठी पहना कर आ रही थी। बहुत प्यारी लगी थी उन्हें वो। क्या शक्लो सूरत, क्या नाजो अंदाज। सभी तो भागे थे उन्हें अपने शाहजहां की पसंद की दाद दे रही थी दिल ही दिल में। शाही अब आपकी अमानत है, मैं अकेला जरूर पड़ जाऊंगा, मगर जानता हूँ बेटी का बाप हूँ, उसे किसी ना किसी दिन अपने घर तो जाना ही है। दिल छोटा मत करो बेटा, जब जी चाहा बुला लिया करो, जब दिल चाहे मिलने आ जाया करो, हम दूर थोड़ी रहते हैं। उन्होंने कदरे तवक्कुफ किया, शहबाज खान की तरफ देखा। शाही के मुतालिक शाहजहां से सुना तो था, आज देख भी लिया। जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया। अमजद अली के वाक़े ने हिला कर रख दिया। किसी खुशी की ठीक से समझ नहीं आ रही। दिल में बड़े अरमान थे, वो उदास नजर आने लगे। कुदरत के कानून अटल है, इंसान उसके आगे बेबस है, सलाउद्दीन साहब बोले। तभी चाय आ गई। फूफो ने आज खास एहतमाम किया था। समधी जो आ रहे थे, पहले सबको खुशी खुशी मिठाई पेश की, फिर बारी बारी बाकी चीज़ें। पहले तो मेरा ख्याल था सादगी से सब करूंगी, बहुत कोफ्त होती है मुझे शोर शराबे से। वो अपनी प्लेट में कबाब का पीस लेते हुए बोली, मगर अब इरादा बदल लिया है, अब खूब दिल के अरमान निकालूंगी। मेरी नगमाना की शादी पर ना कोई दस्तूर हुआ, ना कोई रस्म न रवाज, न सहेलियां इकट्ठी हुई, न ढोलक बजी। वो रो दी। शाहजहां की शादी पर अब सारी कसर निकालूंगी, छोटे से छोटा दस्तूर पूरा करूंगी। अल्लाह पाक शाही के दिल की मुरादें पूरी करे, मेरा शाहजहां भी खुशियां देखे। वो खुश भी थी और रो भी रही थी। शहबाज खान अपनी जगह से उठकर उनके पास आ बैठा। उनके आंसू पूंछे। प्लीज नानो, और नहीं देखें, आपको डॉक्टर ने मना भी किया है। वो उनकी दिली कैफियत बखूबी जानता था, मगर क्या करता, वो तो घर में भी बात बात पर रो पड़ती थी। 28 बरसों का गुबार जो जमा था दिल पर। नहीं बेटा, मैं कब रो रही हूँ, वो रोते में मुस्कुरा दी। ये भला कोई रोने का मौका है? मैं तो खुश हूँ बहुत ज्यादा। नगमाना की सारी कमी मैं शाही पर पूरी करूंगी। और शहबाज खान ने उनका सर सीने से लगा लिया। जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा नानो, उसने उन्हें बच्चों की तरह तसल्ली दी। नानो आई तो थी, कोई मुनासिब तारीख मुकर्रर करने रुखसती की, मगर सलाउद्दीन साहब ने शहबाज खान को यही मशवरा दिया कि अभी कुछ अरसा इंतजार किया जाए, क्योंकि नानो की हालत अभी इस काबिल नहीं थी कि शोर शराबा और जिस्मानी और ज़हनी थकन बर्दाश्त कर सकती। उन्हें वाकई इस अलमनाक हादसे ने झिझोड़ कर रख दिया था। 28 तवील साल अपनी जवां मर्ग औलाद को याद करने को भी लब सिले रखे थे कि सोचती थी, कालक थोपती थी उनकी इज्जत पर। 28 साल तक वो शहबाज खान को दुनिया की नज़रों से छुपाए रखते रखते थक चुकी थी। ये भेद शहबाज खान से खुफिया रखते रखते निढाल हो चुकी थी। अब अचानक पता चला कि उसने तो हलाल निकाह किया था, खुदा और शरीयत की नज़रों में बेगुनाह थी, तो दुख बर्दाश्त से बाहर हो चला था। सारा सारा वक्त बेटी को याद कर कर के रोती रहती। वापसी पर एक बार फिर नानो शाही को देखने गई। अब तो उसे नज़रों से ओझल करने को दिल नहीं चाहता था। ये कैसी कशिश थी उनके शाहजहां की मोहब्बत में। फूफो और सलाउद्दीन साहब उनके साथ गाड़ी तक आने लगे। शहबाज खान बेचैन सा नजर आने लगा। अब तक शाही जो नजर नहीं आई थी उसे। फूफो, शाही नजर नहीं आई? उसने पूछ ही लिया। वो अब पर्दा करे कि आपसे? हमारा दस्तूर है, लड़की मंगनी के बाद पर्दा करती है लड़के से, फूफो ने मुस्कुराते हुए कहा। शहबाज खान परेशान सा सबको देखने लगा। मेरे शाहजहां पर यह पाबंदी कभी मत लगाना। नानो कहाँ अपने शाहजहां को परेशान देख सकती थी। जैसी आपकी मर्जी बेगम साहिबा, फूफो खुशदिली से बोली। पिछली सीट पर पहले नानो बैठी, फिर शहबाज खान। ड्राइवर ने उनका दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गर्मियों का बस आगाज हुआ था। दिन बड़े, रातें घटना शुरू हो गई थी। दरख्तों पौधों में सरसराती हवा भली लगती थी। बोगनविला के आछी गुलाबी सुर्ख सुनहरे फूल जौबन पर थे। मोतिया की कलियां बस अब खिले कि अब स्याही माइल सुर्ख कार्नेशन अलग बहार दिखा रहे थे और खूबसूरत पत्तों से लदे फंदे चिनार दूर दूर तक साया किए हुए थे। नानो के अरमान उतारने के दिन आ ही पहुंचे थे। खुद नानो को कभी रस्मो दस्तूर से कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी, इसलिए ज़्यादा वाकिफ नहीं थी। बस फूफो बताती जाती और वो करती जाती। दिनों पहले महफिलें जमने लगी थीं। खूब खूब रौनक थी। दोनों घरों में शहबाज खान का साइड फारूक उसकी अम्मी और बहनों ने संभाला हुआ था, जबकि शाही के यहाँ फूफो और शाही की सहेलियों ने सब इंतजाम हाथ में लिया हुआ था। नादिया को बुलाने शाही खुद गई थी, मगर वो अभी तक नहीं आए।
थी। कहती थी मेहंदी पर ही आएगी, फिर मेहंदी की रात भी आ गई। लड़के वालों ने अपने पहुंचने की इतला जबरदस्त फायरिंग से की। लड़की वालों ने भी शायाने शान इस्तकबाल किया। शाई के घर की चकाचौंध आंखों को खैरा किए देती थी। वसी और इस लॉन में मर्दों का अलग और औरतों के अलग बैठने का बंदोबस्त किया गया था। सब मेहमानों को नहायत एहतराम और सलीके से बिठाया गया। ठंडे मशरूबात से तवाज़ो की गई। फिर सजी सजाई मेहंदी की थालियों के साथ म्यूजिक पर रक्स होने लगे। खुशियों का नूर उमड़ आया था। हर तरफ जबरदस्त आतिशबाजी होती रही, वक्फे वक्फे से फायरिंग भी। फिर दूल्हा को अपने चंद खास दोस्तों की हमराही में अंदर ख्वातीन की तरफ लाया जाने लगा। शहबाज खान अपना रवायती लिबास शलवार कमीज और इलाकाई चप्पली पहने बहुत हैंडसम लग रहा था। कैसा लग रहा है? फारूक ने शहबाज खान से पूछा। मैं नर्वस हो रहा हूँ और तुम पूछते हो कैसा लग रहा है? वो बाकी हर तरफ से अपने ऊपर पड़ती ख्वातीन की नजरों से नर्वस हो रहा था। तुम ही कहते थे दस्तूर अच्छे लगते हैं। मेरा तो ख्याल था सिर्फ शाही के साथ दस्तूर होंगे, मुझे क्या पता था मेरी भी स्क्रीनिंग होगी। तुम अक्सर बहुत गलत सोचते हो फारूक। मैं ख्वातीन से बहुत घबराता हूँ, खासकर पाकिस्तानी ख्वातीन से। धीरे धीरे कहता वो दोस्तों के जल जलों में चला आ रहा था। सामने ही शाही रिश्तेदारों और सहेलियों के झरमट में पीले रंग के कपड़ों में मलबूस घूंघट निकाले स्टेज पर बैठी थी। और इस बेचारी को क्यों इतनी मुसीबत में डाला इन लोगों ने? शाही पर नजरें पड़ते ही उसने फारूक से कहा, दुल्हन तो बनना पड़ता है ना, शादी यूं ही थोड़ी हो जाती है। फारूक ने उसे समझाया, क्योंकि उसने बेहतरी शादियां देखी थी और सब में यही कुछ होता था। अलबत्ता शहबाज खान के लिए सब बिल्कुल नया था, पहला तजर्बा था, और वो भी अपने ऊपर। फिर आखिर उसे स्टेज पर शाही के पास बिठाया गया। शाही का सर और भी झुक गया, उसकी गर्दन थक जाएगी। शहबाज खान अपने बिल्कुल पीछे खड़े सोफे की पुश्त थामे फारूक से तशवीश से बोला। लड़कियों ने शोर मचा दिया, सीटियों की भी आवाजें आईं। शहबाज खान वाकई नर्वस होने लगा। ये तो लेने के देने पड़ गए थे। बड़ा ख्याल है मिस्टर शहबाज खान को अपनी दुल्हन का। एक चुपता सा फिक्रा सुनाई दिया, आवाज जानी पहचानी सी थी। शहबाज खान और फारूक ने बेक वक्त देखा, सामने ही नादिया खड़ी किसी लड़की से कह रही थी, अब हम डांस करेंगे। फूफो लड़कियों से कहें हमें जगह दें। शहबाज खान का एक और दोस्त सुलेमान बोला। फूफो ने स्टेज के सामने जगह खाली करवा ली। जरूरी है तुम लोग डांस करो? शहबाज खान बोला। उन सब की वजह से उसे मोरल सपोर्ट भी तो हासिल थी। दूल्हा को अकेले बैठते हुए डर लगता है शायद। फिर नादिया बोली थी। शहबाज खान ने नजरअंदाज कर दिया, आज वो कुछ भी कह सकती थी। तमाम लड़के दरमियान में आए। वो भंगड़ा डाला कि देखने वालों के दिल खुश हो गए। बाद में अंग्रेजी धुन पर भी देर तक सुलेमान और फारूक रक्स करते रहे। फिर थक थका कर दोबारा सब शहबाज खान और शाही के सोफे के पीछे सिमट आए। बेगम साहिबा, चोटी कौन खोले? शाही की पास बैठी फूफो ने शहबाज खान के करीब सोफे पर बैठी नानो से पूछा। दस्तूर के मुताबिक एक दिन पहले लड़की के घर वाले उसके बालों में एक पतली सी चोटी गूंद देते थे। अगली रात मेहंदी पर उस चोटी को लड़की के देवर ने खोलना होता था। अब देवर चूंकि था नहीं, मसला नानो के सामने रखा गया। फारूक खोल देगा, वही देवर है ना? नानो बोली। नहीं, शहबाज खुद खोलेगा। फारूक जल्दी से बोला। हाँ, दूल्हा खुद खोले, दूल्हा खुद खोले। हर तरफ से शोर उठा। यूं शहबाज खान ने उसे घूरा, बहुत दिलेर से ही, मगर ये काम उसके बस का नहीं था। बिस्मिल्लाह करो शहबाज। फारूक ने उसकी नजरें नजरअंदाज कर दी। क्या करूं? वो परेशान सा बोला। ठहरो मैं बताता हूँ, फारूक ने कहा। क्या लड़कियां क्या औरतें सभी स्टेज के इर्द गिर्द सिमट आई, एक दूसरे के कंधों में से झांक झांक कर देखने लगी। लड़का खुद चोटी खोले, ये दस्तूर कुछ नया सा था। फुप्पो चोटी किस तरफ है? फारूक पूछने लगा। फूफो ने एक तरफ से शाही का घूंघट पलटकर चोटी उन दोनों के सामने कर दी। जानबूझकर बारीक सी चोटी गूंदी गई थी ताकि खोलने में वक्त पेश आए और ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे। ये मैं कैसे खोलूंगा? वो वाकई घबरा गया। एक बार फिर शोर उठा, हूटिंग हुई। चलो बेटा शुरू करो। नानो ने उसकी हिम्मत बंधाई। बिस्मिल्लाह शाय, शहबाज खान ने कहा और सुनहरी गोटे की गिरा खोल ली। खूब तालियां बजी, खूब शोर बुलंद हुआ। कुछ उसकी बात पर, कुछ गिरा खोलने पर। फिर दुल्हन को लगाने के लिए मेहंदी लाई गई। अब तक शहबाज खान संभल चुका था, दिलचस्पी से सब देख रहा था। बेगम साहिबा, आप खुद मेहंदी लगाएं। फूफो ने पेशकश की। ये भी दूल्हा साहब ही लगा दे तो बेहतर होगा। नादिया की फिर एक चोट खाई आवाज सुनाई दी। लगाऊं? शहबाज खान ने सोचा, ऐसा भी होता होगा। नहीं, हर काम तुम नहीं करोगे, फारूक ने ऊंची आवाज में डांटा। एक बार फिर खूब कह के बुलंद हुए। नानो कुछ झिझक सी रही थी। उनका ख्याल था कि कोई सुहागन ही ये काम सर अंजाम दे। फूफो समझ गई। बेगम साहिबा, मेहंदी आप ही लगाएंगी। उन्होंने खूबसूरत थाली में सजी मेहंदी उनके आगे कर दी कि इस खुशी पर सबसे ज्यादा उन्हीं का हक था। बिस्मिल्लाह कहकर उन्होंने शाही की हथेली पर मेहंदी लगा दी। तभी खाना लग जाने की इतला हुई। फूफो नानो को स्टेज से उतारती साथ ले गई। बाकी ख्वातीन भी चल दी। नादिया भी अपनी साथी लड़की को साथ लिए वहां से चली गई, मगर बाकी सब लड़कियां अब भी दूल्हा दुल्हन को घेरे में लिए थी।
चलो अब उठो, फारूक ने शहबाज खान से कहा। मैं भी जाऊं? और नहीं तो क्या रात गुजारोगे यहाँ? लड़कियां हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। ऐसा अनजान दूल्हा उन्होंने पहली बार देखा था। शाही भी तो बैठी है। और फारूक ने हाथ माथे पर मारा। हमें किसने कहा था उसे अंदर लाने को? शहबाज खान हंस दिया बहुत खूबसूरती से। मेरा दिल नहीं करा जाने को। दिल तुम्हारे पास है कहाँ? वो तो भाभी की मुट्ठी में है, सुलेमान बोला। मुझे भूख नहीं है। और फारूक और सुलेमान ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। पहले आ नहीं रहा था, अब जा नहीं रहा, सुलेमान बोला। लड़कियां भी खाना खाने चल दी और यूं मेहंदी की रस्म इख्तिताम को पहुंची। वो दोनों हनीमून के लिए पहाड़ पर आए थे, उसी 18 नंबर की कोठी में। मुरम्मत के बाद कोठी और भी खूबसूरत हो गई थी। बेकार की झाड़ियां और फालतू बेलें साफ कर दी गई थीं। पाइन्स के पुरजलाल दरख्त अपनी जगह थे और हस्बे मामूल आवारा बादल इधर उधर मंडला रहे थे। 11 बजने को थे। बिस्तर पर लेटे लेटे शहबाज खान की आंख लगी थी। शाही उसके लिए किचन में कॉफ़ी बना रही थी। मग में कॉफ़ी फेंटते फेंटते वो खिड़की में से सामने देखती पिछले दिनों को याद कर रही थी। वो उसे देवमालाई कहानियों का शहजादा लगता था। कोई ग्रीक गोट, एक जहांपना। कितनी अजीब बात थी, आज वही देवमालाई कहानियों का शहजादा उसे मिल गया था। वही ग्रीक गोट उसका अपना था। वही जहांपना उसकी रूह था। फिर उसे उससे भी ज्यादा अजीब एहसास हुआ। वो भी कितना चाहता था उसको, बेअंदाजा, बेतहाशा, बेपना। वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी जिसे शोहर का इतना प्यार मैसर था। पानी उबल चुका तो उसने मग में डाला और थोड़ा सा दूध और हल्की सी चीनी मिलाते हुए बेडरूम में आ गई। कॉफी जहांपना बेड साइड टेबल पर रखती वो बेड के किनारे बैठ गई। शहबाज खान की नींद कभी गहरी नहीं थी, फौरन जाग पड़ा। उसके तखातुब पर मुस्कुरा दिया। वो यूं ही उसे कभी सर, कभी योर हाइंस और आज जहांपना कह रही थी। उसने दोनों बाजू उसके गिर्द लपेट लिए। मैं इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। उसने फिर आंखें बंद कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट भी, मुझसे भी इम्पोर्टेंट? शायद, बस तकरीबन तुम जितना ही इम्पोर्टेंट। उसने आंखें खोल दी। क्या मतलब? वो बस नाराज होने को थी। सुनो सुनो, वो अब भी उसे बाजुओं में लिए था। मैं देख रहा था कि हमारा बेटा है। और शाही सुर्ख होगी। क्या उल्टी सीधी बोलता था बाज़ौकात। पता है, बड़ा सारा था, तकरीबन 4 साल का। और शाही खिलखिला कर हंसती। तुम और मैं यहीं बाहर बर्फ में उसका साथ खेल रहे हैं। तुम बर्फ का गोला बनाकर मुझ पर फेंकती हो, उसे गुस्सा आ जाता है और वो गोला बनाकर तुम पर फेंकता है। मामा क्यों बाबा को मारा? वाह, अभी से बाबा का साइड। शाही बेख्तियार बोली। बाबा तो बाबा होता है, शहबाज खान बोला। बाबा तो बाबा होता है। शाही ने उसी के लहजे में उसकी नकल उतारी। वो हंस दिया दिल आवेजी से। तुम आगे से कहती हो बेटा बाबा गंदे हैं इसलिए मारा, और वो भागता हुआ आकर मुझसे लिपट जाता है। मेरे बाबा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने उसे गोद में उठा लिया, उसके गाल पर प्यार किया। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है बेटा? मैंने पूछा। शहबाज खान, वो बोला। और तुम्हारे बाबा के बाबा का क्या नाम है? अमजद अली, वो बहुत फख्र से बोला। और मैंने उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। शाही ने नजर भरकर उसे देखा। उसके लाशोर में पिछले वाकयात इस कदर रच बस गए थे कि वो ख्वाबों में भी अपने जायज होने की तस्दीक चाहता था। सपने में भी अपने बेटे को उसके दादा का नाम रटवा दिया था और फिर उसकी नन्ही सी जुबान से सुनना चाहता था कि उसके बाबा का भी बाबा था जिसका नाम अमजद अली था। आज फिर उसे उस पर तरस आने लगा। वो भूल क्यों नहीं चाहता पिछली बातें? हमारा बेटा बहुत प्यारा था। शक्ल किस पर गई थी? शाही ने पूछा। जाहिर है अपने बाबा पर। वाह, बस बाबा ही बाबा, मामा कुछ नहीं। वो तो वही आकर बताएगा। वो शरीर नजरों से उसे देखने लगा था। शाही को एहसास हुआ उसकी बातों में आकर वो भी तो उल्टा सीधा बोलने लगी थी। सुर्ख होते हुए उसने नजरें झुका ली और शहबाज खान तक के बिस्तर की पुष्ट से टिकाते हुए सीधा हो बैठा। बेड साइड टेबल पर से अपनी कॉफी उठा ली। ठंडी हो गई है, और बना दूं? नहीं, तुम नहीं। फिर? वो हमारा बेटा बना देगा। उसने मग वापस रख दिया। फिर नहायत आहिस्तगी से उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो कोई नाजुक फूल थी जिसके मुरझा जाने का खदशा था, जैसे कांच की चूड़ी थी जिसके टूट जाने का अंदेशा था। खत्म शुद।